हेलो एंड वेलकम टू सिस्टर क्लासेस। तो आज हम अपने ओलंपियाड सीरीज का एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन एंड प्लैनेटरी मोशन पार्ट 1। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में एंड प्लैनेटरी मोशंस के बारे में। बेसिकली ग्रेविटेशन की थ्योरी जो न्यूटन ने दी थी वो पढ़ेंगे, और प्लैनेटरी मोशन बेसिकली केपलर्स के 3 लॉज, इनके बारे में हम जानेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, जानते हैं। तो पहले देखते हैं अर्ली आइडियाज जो थे ग्रेविटी के बारे में वो क्या थे। जो अर्ली आइडियाज थे, पहले आया था एंशिएंट ग्रीस से। एंशिएंट ग्रीस में जो थे वो एरिस्टोटल बेसिकली एक फिलोसोफर थे जिन्होंने ग्रेविटी की एक थ्योरी दी थी, जिसके हिसाब से वो उन्होंने बोला था कि ऑब्जेक्ट्स फॉल सीकिंग देयर नेचुरल प्लेस एट द यूनिवर्स सेंटर। मतलब ये देखो, ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट फॉल सीकिंग देयर नेचुरल प्लेस, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो उनका नेचुरल प्लेस है यूनिवर्स के सेंटर में, वहां जाके वो गिरेंगे। तो ये एरिस्टोटल की थ्योरी थी। फिर आते हैं हम एंशिएंट इंडिया पे। एंशिएंट इंडिया में ब्रह्मगुप्त नाम के एक, बेसिकली कह सकते हो साइंटिस्ट या ऋषि हुए, जिन्होंने बोला ग्रेविटी डिस्क्राइब्ड एज एन अट्रैक्टिव फोर्स। उन्होंने बोला कि ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब जो चीजों को अट्रैक्ट करती है ना। तो ये ज्यादा दूर नहीं थे अपने बिल्कुल सही होने से, ये एक तरीके से सही भी थे, मगर इन्होंने कोई मैथमेटिकल लॉ नहीं दिया था। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा चर्चा में नहीं आ पाए। बेसिकली एंशिएंट इंडिया में थ्योरीज तो बहुत बनी है ना, लेकिन उनका मैथमेटिकल स्वरूप नहीं जान पाए वो लोग, है ना। तो एंशिएंट इंडिया में ब्रह्मगुप्त ने बताया कि ग्रेविटी चीजों को अट्रैक्ट करती है, बस उनका मैथमेटिकल फॉर्म वो दे नहीं पाए। फिर उसके बाद आते हैं गैलीलियो गैलीली ने क्या बोला कि उन्होंने स्टडी किया फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को और उनके एक्सेलरेशन को। उन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम चेंबर क्रिएट किया था। वैक्यूम चेंबर क्रिएट करने के बाद उन्होंने एक बॉल, हैवी बॉल और एक फेदर को लिया और उन दोनों को ड्रॉप किया। उन दोनों को ड्रॉप करने के बाद उन्होंने ये देखा कि वो दोनों सेम रेट से नीचे गिर रहे थे। वो दोनों सेम रेट से सेम डिस्टेंस फॉल कर रहे थे सेम टाइम पे, क्योंकि वहां पर वैक्यूम था, वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं था। इस वजह से वहां पर जो गैलीली ने बताया कि उन्होंने एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया, जो कि फाउंडेशन बना हमारा मोशन ऑफ लॉस का, है ना, जिन्हें हम कहते हैं काइनेमेटिक्स लॉज, है ना। वो बेसिकली फाउंडेशन दिया किसने, गैलीली ने, है ना। फिर उसके बाद आते हैं कौन, न्यूटन साहब, है ना। ये फेमस एप्पल कहां से आया था पता नहीं, एडम्स एप्पल था, कौन सा एप्पल था भगवान जाने, जो इनके सर पे गिरा और उन्होंने पूरी ग्रेविटी की थ्योरी बना दी। और उन्होंने ये बताया कि यही ग्रेविटी जो चीजों को नीचे खींचती है, वही ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स में हर जगह पर मौजूद है ना। तो ये किसने बताया था, न्यूटन ने इन चीजों के बारे में खोज की और उनका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया। तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली ये 17th सेंचुरी के फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन थे। ये बेसिकली एक फिजिसिस्ट भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे, है ना। इसलिए इन्होंने क्या किया कि थॉट तो दिए लेकिन उनका मैथमेटिकल फॉर्म भी दिया, है ना। फिर उन्होंने फॉर्मुलेट किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसे आज हम जानते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, या सन के अराउंड जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास। हर एक मास जो है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करता है या कोशिश करता है। ठीक है, अब ये कैसे दिया उन्होंने, अब जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अब जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। मान के चलते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से ये m1 है और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। ठीक है,
इनके बीच की सेंटर टू सेंटर सेपरेशन देखते हैं, लेट्स से आर है, मान लिया। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब मासेस क्या है, m1 एंड m2, तो क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है इनके बीच की, r, तो यहां पर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। सिंपल है ना। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तब वहां पर एक कांस्टेंट आता है ना। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हर जगह पर सेम होता है, हर जगह पर इसकी वैल्यू सेम है। हर प्लेनेट और स्टार के बीच में इसकी वैल्यू सेम रहती है, चाहे वो दुनिया का कोई भी प्लेनेट हो, यूनिवर्स का कोई भी प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के बीच में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं तो वहां पर जी की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन में। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स एंड इज नेग्लिजिबल एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। अब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो केवल बिगर मासेस, हैवी मासेस के लिए यूज होती है, जैसे प्लेनेट का मास हो गया, सन का मास हो गया, स्टार का मास हो गया, है ना। तो वहां पर ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होता है और उसमें हम देख सकते हैं और उसको हम फील कर सकते हैं मैथमेटिकल तरीके से कि उसकी कुछ वैल्यूज आ रही हैं, बट हम इसे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है, बिल्कुल खत्म ही हो जाता है एक तरीके से, है ना। और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर की, मतलब ये प्लैनेट्स के बीच तो लगती है लेकिन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं लगती। जैसे मैं हूं और आप खड़े हो सामने, तो हमारे बीच में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी ना लगेगा कि हम एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो ये वीकेस्ट फोर्स है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बेटा, फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट द ग्रेविटेशनल पुल इज टू स्मॉल टू बी नोटिसेबल। फिर से पढ़ो, फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स द ग्रेविटेशनल पुल इज टू स्मॉल टू बी नोटिसेबल। वही मैंने बोला, जैसे आप और मैं हैं तो हमारे बीच में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, नोटिसेबल नहीं होगा, उसको हम नोटिस नहीं कर पाएंगे, है ना। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, इट बिकम्स सिग्निफिकेंट फॉर लार्ज बॉडीज सच एज प्लैनेट, स्टार्स एंड सैटेलाइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स, ये वहां पर ही यूज होगी जहां पर हैवी मासेस होंगे, स्टार्स होंगे, प्लैनेट्स होंगे, या आप कह सकते हो सैटेलाइट्स होंगे, है ना। इनके बीच में ही हम ग्रेविटेशन फोर्स को अच्छे से फील, मैथमेटिकल तरीके से फील कर पाएंगे, है ना। अदर जगह पर ये नोटिसेबल नहीं होगा, केवल नोटिसेबल कहां होगा, प्लैनेट्स और स्टार्स और सैटेलाइट्स के बीच में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, इट कीप्स अस ऑन अर्थ प्लैनेटरी ऑर्बिट एंड शेप्स स्टार्स एंड गैलेक्सी। यही जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो स्टार्स और गैलेक्सीज को शेप देती है ना। यही ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से शेप मिलती है, किसको, स्टार्स एंड गैलेक्सीज को। ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, जैसे ये बेटा ये सन है ना, इसके अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। ये किसकी वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म देखते हैं। वही मैंने आपको जैसे बताया, जैसे सन है, इसका मास मान लीजिए कैपिटल एम है, ये हमारा अर्थ है, इसको मान लीजिए मास स्मॉल एम है, क्योंकि सन तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है भाई, इसका मास तो कैपिटल एम होगा ही होगा ऑब्वियसली, और अर्थ बेचारा छोटा सा है। अर्थ, ऐसे कई अर्थ इसमें फिट हो सकते हैं सन के अंदर, ये हम जानते ही हैं। इसका मास को मान लिया स्मॉल एम। इनके बीच की सेंटर टू सेंटर
देखो ग्रेविटेशन फोर्स में जो सेपरेशन होती है वो हमेशा सेंटर टू सेंटर सेपरेशन होती है, बस इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। नोटिस करना, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, ये सेंटर से सेपरेशन है इसकी, और यहां पर भी ये सेंटर से है, ठीक है। तो इनके बीच की सेंटर टू सेंटर सेपरेशन बेटा कितनी हो गई, आर, ठीक है। वही हमने देखा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो वही हमने लिखा कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन। और जी क्या है यहां पर, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11, एंड इसकी जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2। ये याद रखना। अब याद भी मत रखो चाहे तो मैं निकाल के दिखा देता हूं कैसे निकालते हैं। अब जैसे हमने यहां पर लिखा बेटा फोर्स, फोर्स क्या लिखा, जी टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें यूनिट किसकी निकालनी है, कैपिटल जी की। तो कैपिटल जी की टर्म में पूरा फॉर्मूला लिख दो, जी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब m1 और m2 ये दोनों तो मासेस है ना, अब हमें यूनिट निकालनी है। अब हमें यहां पर वैल्यू थोड़ी देखनी है, यहां पर तो हमें केवल मासेस देखने। मासेस क्या है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, तो यहां पर सिंपल लिख दो केजी स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, न्यूटन लिख दिया। अब आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो यहां पर लिख दो सिंपल मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, ठीक है। अब केजी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2, ये किसकी यूनिट हो गई, जी की, सिंपल ये थी, ठीक है। यूनिट निकालना भी आ गया, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमने जो फॉर्मूला देखा F इज इक्वल्स टू जी टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो फोर्स है जो दो प्लैनेट्स के बीच में लग रही है, दो प्लैनेट्स या दो हैवी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मान के चलते हैं m1 और m2। तो पहला क्या पॉइंट क्या कह रहा है, ये इक्वल और अपोजिट होती है। अब मान के चलो जो m1 पे जो फोर्स लग रही है वो सेम फोर्स होगी जो m2 पर लगेगी, बट ये इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, F इज इक्वल टू जी टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चाहे इससे इसकी वजह से इस पे देख लो, चाहे इसकी वजह से इस पे देख लो, सेम ही आएगी, है ना। तो ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन पेयर है ये, है ना। ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बेटा, ये सेंट्रल एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर, मतलब जो इनके सेंटर के बीच में लाइन ज्वाइन हो रही है वहीं पर ये फोर्स, उसी डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करती है। मतलब जो सेंटर, जैसे मान के चलो दो प्लेनेट हैं, दो प्लेनेट के बीच में सेंटर टू सेंटर अगर मैंने एक लाइन खींची तो उसी लाइन के अकॉर्डिंग ये फोर्स लगेगी और वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगी, ठीक है। यही सेकंड पॉइंट हमें कह रहा है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम एंड अदर बॉडीज। अगर इनके बीच में मान के चलो कोई मीडियम है, जैसे अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में तो कोई मीडियम होता नहीं है ना। वैसे ही अगर मान के चलो इनके बीच में कोई मीडियम रख भी दिया जाए तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। ये फोर्स, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इसका मीडियम की वजह से इस फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे इसके बीच में पानी रख दो, चाहे तेल रख दो, चाहे दुनिया भर की कोई भी चीज रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो यही थर्ड पॉइंट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, नेग्लिजिबल फॉर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग फॉर मैसिव बॉडीज। वैसे ही मैंने बताया कि जब मासेस बहुत छोटे होते हैं तब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू नोटिसेबल नहीं होती है, और जब मास हैवी होते हैं
तब ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू नोटिसेबल होती है। ठीक है, वैसे ही फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, लॉन्ग रेंज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा, ये फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, इसलिए ये जो फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये बहुत ही लंबी रेंज पे काम करती है, लंबी रेंज पे काम करती है। ठीक है, और ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, और ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर्स मतलब हम इसे सेंटर टू सेंटर सेपरेशन से ही मेजर करते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, और ये सेंटर और सेंटर से सेंटर सेपरेशन पे ही मेजर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। आई एम सेइंग द क्वेश्चन, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। अब यहां पर हमें अर्थ का मास दिया हुआ है, सन का मास दिया हुआ है, और इनके सेंटर टू सेंटर सेपरेशन दी हुई है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल फोर्स लिखना पड़ेगा। फोर्स इज इक्वल्स टू जी टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिंपल लिखा। अब g की वैल्यू डालो, 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 डाल दी। m1 को मान लो मास ऑफ अर्थ, तो अर्थ का मास डाल दो सबसे पहले, 6 मल्टीप्लाई 10 टू दावर 24। ठीक है, फिर m2 2 मल्टीप्लाई 10 टू दावर 30 डाल दिया, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू दावर 11, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कर लिया। अब कुछ मत करो, सिंपल जो पावर्स हैं उन्हें अलग एक जगह पे ले जाओ। ठीक है, और जो बिना पावर वाले हैं उनको एक जगह पे लिख लो। इसको लिखोगे तो ये 12 हो जाएगा, इसको लिखोगे ये 2.25, और यहां पर करोगे तो 10 टू दावर -11 मल्टीप्लाई 10 टू दावर 24 मल्टीप्लाई 10 टू दावर 30, और ये 10 टू दावर 22 हो जाएगा। अब इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू दावर -22। ठीक है, तो इस यहां पर आपकी फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू दावर 22 न्यूटन। तो ये वैल्यू आएगी सन और अर्थ के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर हम मून और अर्थ के बीच में निकालें तो वही सिंपल, F इज इक्वल्स टू जी टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, यहां पर m1 m2 की वैल्यू डालो और सेंटर टू सेंटर सेपरेशन की वैल्यू डालो फटाफट। 6.67 10 टू दावर -11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 टू दावर 24 मल्टीप्लाई 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू दावर 22 डिवाइडेड बाई 3.8 मल्टीप्लाई 10 टू दावर 8 होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2.05 मल्टीप्लाई 10 टू दावर 20 न्यूटन। अच्छे से लिख लो इसको, 2.05 मल्टीप्लाई 10 टू दावर 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये फोर्स होगी बेटा, और ये अट्रैक्टिव इन नेचर होगी किसके बीच में, मून एंड अर्थ के बीच में। ठीक है ना, क्लियर है। चलो नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो हमें क्या पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, m1 m2 प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर मासेस को डबल कर दिया जाए
तो मासेस को अगर मैं डबल कर दूं, जैसे 2m1 कर दिया इसको और इसको 2m2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स m1 m2। तो फोर्स कितनी हो जाएगी बेटा 4 टाइम्स हो जाएगी ऑब्वियसली, तो बिकम्स 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब प्लेनेटरी मोशन की बात करते हैं। तो प्लेनेटरी मोशन में देखो पहले क्या होता था, पहले जो लोग होते थे ना वो फिलोसफर्स होते थे, मतलब वो लोग सोचते थे, वो लोग देखते थे चीजें और उसके बाद वो सोचने लग जाते थे कि ऐसा हो क्यों रहा है असल में, है ना। तो वैसे ही प्लेनेटरी मोशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो अर्ली थिंकर्स जो थे, अर्ली थिंकर्स में नाम आता है टॉलमी, कोपरनिकस, है ना। इन लोगों ने सोचा कि ये जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, ये कैसे काम करता है, ये है कैसा, है ना। तो उन लोगों ने देखा कि रोज सूरज तो आता है, सन तो आता है, ठीक है, और अदर जो स्टार्स हैं, कुछ स्टार्स जो हैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं हर हर मतलब सीजन पे आपकी कॉन्स्टलेशन चेंज हो रहे हैं, है ना। तो उन लोगों ने सोचा, बहुत दिमाग लगाया, उसके बाद वो एक थ्योरी पे पहुंचे। तो सबसे पहली थ्योरी किसने दी, टॉलमी ने। टॉलमी ने क्या बोला कि टॉलमी ने ये कहा कि पूरी दुनिया जो है ना, पूरा होल यूनिवर्स वो अर्थ सेंट्रिक है, कि अर्थ उसके सेंटर में है और बाकी सारी चीजें उसके अराउंड चक्कर लगाती हैं। अब आप उनको गलत भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास ना तो टेलीस्कोप्स थे ना कुछ थे, है ना। गलत तो गलत तो ऑब्वियसली होते, लेकिन हाँ उन्होंने सोचा तो सही, कम से कम अर्ली जो आइडियाज थे वो दिए, ताकि लोगों में स्पार्क जाग सके वो फिजिक्स का, है ना, वो कॉस्मोलॉजी का स्पार्क जाग सके। तो टॉलमी ने क्या बोला कि जो होल यूनिवर्स है वो क्या है, अर्थ सेंट्रिक है। वैसे ही कोपरनिकस आए, फिर कोपरनिकस आए किसमें, 16th सेंचुरी में। कोपरनिकस ने थोड़ा और दिमाग लगाया, थोड़ा और अच्छे से स्टडी किया, तब जाके उन्होंने क्या दिया, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। हीलियोसेंट्रिक मतलब उन्होंने बोला कि सन हमारे सेंटर में है, पूरा यूनिवर्स सन सेंट्रिक है, मतलब सन यूनिवर्स के सेंटर में है, बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं, है ना, प्लैनेट्स हैं, अदर स्टार्स हैं, वो सारे के सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और वो किस में रिवॉल्व करते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स में, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो उन्होंने क्या बोला, कोपरनिकस ने बस एक चीज गड़बड़ बोल दी थी कि जो अदर स्टार्स हैं वो तो उसके अराउंड रिवॉल्व कर ही रहे हैं, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, चलो ठीक है, ये बात भी सही थी। लेकिन उन्होंने बोला कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत था, है ना। कंसेंट्रिक सर्कल्स में रिवॉल्व नहीं करते हैं। ये चीज किसने बताई, आइए देखते हैं। फिर आए दो बहुत ही गजब के लोग, कौन कौन, टाइको ब्राहे और जोहानस केपलर। टाइको ब्राहे जो थे वो, उनको कह सकते हो आप गुरु थे, और जोहानस केपलर जो थे वो उनके डिसाइपल थे, मतलब एक तरीके से उनके शिष्य थे, है ना। तो टाइको ब्राहे ने क्या किया, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस करी हर एक मूवमेंट की। उन्होंने देखा आसमान में और उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने हर चीज को नोट करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस करी प्लेनेटरी पोजीशंस की, तो प्लेनेटरी पोजीशंस की एक्यूरेट जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी, उन ऑब्जर्वेशन को जोहानस केपलर, जो उनके डिसाइपल थे, जोहानस केपलर ने उन्हें मैथमेटिकल फॉर्म में लाया, है ना। उन्होंने टाइको ब्राहे के डाटा को यूज किया और उन्होंने 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिए, 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जो आज तक बिल्कुल एकदम सटीक और सही बैठते हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, किसका डाटा यूज किया था, टाइको ब्राहे का डाटा यूज किया, किसने, जोहानस केपलर ने, और अपने 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिए, जिन्हें हम कहते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन।
है ना, जिन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल एकदम बदल के रख दिया। कैसे, चलिए देखते हैं वो 3 लॉज क्या है। तो पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है एलिप्सिस का, फर्स्ट लॉ इज ऑफ एलिप्सिस, है ना। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, प्लैनेट्स मूव्स अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स द सन इज एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स। अब आपको पता है जो एलिप्स होता है, एलिप्स के बेसिकली 2 फोकस होते हैं, ठीक है। तो सन एक फोकस पे रहता है हमेशा, और प्लैनेट क्या करता है, उसके अराउंड रिवॉल्व करता है ना, प्लैनेट उसके अराउंड मूव करता है, ठीक है। तो ये किस में मूव करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, याद रखो इस चीज को, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है केपलर का, जो बताता है कि जो भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, जिसमें सन हमेशा एक फोकस पे रहता है, ठीक है। इसमें की पॉइंट क्या है, ऑर्बिट्स आर नॉट परफेक्ट सर्कल्स एज प्रीवियसली बिलीव्ड। जैसे कोपरनिकस ने बोला था कि जो जैसे कोपरनिकस ने बोला था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड परफेक्ट सर्कल से मूव करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत था, है ना। बट ये कैसे मूव करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट से मूव करते हैं। अब देखते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है, केपलर का सेकंड लॉ। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कहती है अ लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन sweeps out equal area in equal intervals of time। इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे मान के चलो ये सन है, ठीक है, और ये कोई प्लैनेट है, ठीक है। इनके बीच में अगर मैं एक लाइन खींचूं, है ना, अब ये लाइन मान के चलो कि मेरे पास एक परफेक्ट टाइम टी है ना, जिसमें मैं इक्वल एरिया काउंट करना चाहता हूं, है ना। अब मान के चलते हैं कि ये किसी टाइम टी तक यहां पर पहुंच गया, है ना, ये वाला प्लेनेट यहां पर आ गया। इसमें कितना टाइम लगा बेटा, टाइम टी। अब इस टाइम टी में इसने जितना एरिया कवर किया है ना, उसी टाइम टी में वो सेम एरिया कवर करेगा। यही सेकंड लॉ कहता है, क्या कहता है, अ लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वैप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, है ना। तो अगर यहां पर टाइम टी लगा है तो यहां पर भी टाइम टी ही लगेगा। वो कैसे, क्यों, क्योंकि जब सन के पास अगर कोई प्लैनेट है, सन के पास अगर कोई प्लैनेट आता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है बेटा, तेज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन। मतलब जब सन के क्लोजेस्ट प्लेनेट होता है उसको बोलते हैं पेरीहीलियन। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, पी से, पी मतलब पास में, है ना, पास में, ऐसे एब्रिविएशन बना सकते हो आप। तो ऐसे याद रख सकते हो कि पेरीहीलियन का मतलब पास में, किसके पास में, सन के पास में, है ना। और जब दूर होता है, और जब प्लेनेट दूर होता है सन से, तब इसकी स्पीड क्या हो जाती है बेटा, स्लो हो जाती है। इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसको बोलते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन को आप याद रख सकते हो ए से, ए मतलब अवे, अवे मतलब प्लेनेट अवे है किससे, सन से। जब अवे है सन से तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, स्लो, है ना। और जब सन के क्लोज आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, तेज। अब इसकी स्पीड की तेज और स्लो होने की वजह से ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, इसलिए A1 इक्वल्स टू A2 इन टाइम T। ठीक है, चलो थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ कहता है, थर्ड लॉ की स्टेटमेंट देखो सबसे पहले, द स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड का मतलब अगर प्लैनेट यहां पर है तो इसको जो घूम के इसी पोजीशन पे आने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे क्या, एक ऑर्बिटल पीरियड, है ना, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल पीरियड। द स्क्वायर ऑफ
planet's orbital period is proportional to the cube of its average distance from the sun. अब देखो सन तो उसके एक फोकस पे है ना। अब इसकी डिस्टेंस यहां से तो अलग होगी, है ना। एक सेकंड, अब इसकी डिस्टेंस यहां से तो अलग होगी, है ना। ये वाली डिस्टेंस अलग होगी, यहां पर अगर ये डिस्टेंस अलग होगी, ये डिस्टेंस अलग होगी, ये तो बहुत क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है ना। तो यहां पर सब जगह की डिस्टेंस अलग अलग है। तो इसलिए क्या बोला गया है कि द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस, ये ध्यान रखो, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इसको बोला गया है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो एवरेज डिस्टेंस मान के चलते हैं कि यहां पर ए है, ठीक है। तब यहां पर अगर हम टाइम पीरियड इस फॉर्म को अगर हम लिखें थर्ड लॉ को, तो बेसिकली आएगा टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। लेट्स से एवरेज डिस्टेंस इज ए, तो इट्स ए क्यूब, ठीक है। अब इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफरेंट फॉर एवरी प्लेनेट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ प्लेनेट, इफ द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स पीरियड t is proportional to the cube of its average orbital radius r, then doubling the radius will change the period by factor of, कितने से चेंज करेगा, है ना। तो पहले तो इसने डेफिनेशन दे दी किसकी, थर्ड लॉ की, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो उसका पीरियड कितने फैक्टर से चेंज हो जाएगा। तो हमें बोला गया है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ना। अब इसने बोला है कि अगर हम रेडियस को डबल कर दें, तो रेडियस को हम क्या कर रहे हैं बेटा, डबल, ठीक है। तो इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है वो किस फैक्टर से चेंज हो जाएगा। अगर हम यहां से ऑर्बिटल पीरियड निकालें, मान के चलते हैं कि इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जस्ट फॉर सेक मान लेते हैं 1 है, ठीक है। तो इसका ऑर्बिटल पीरियड क्या हो जाएगा, r पावर 3/2, सिंपल, ठीक है। अब अगर इसी को मैं डबल कर दूं रेडियस को, तो रेडियस को अगर मैं डबल कर दूं तो ये यहां पर अब क्या हो जाएगा, 2r पावर 3/2, है ना। तो यहां पर फैक्टर कितने का आ जाएगा, 2 पावर 3/2, है ना। तो यहां पर ये तो 3/2 है ही, ठीक है। तो यहां पर फैक्टर कितने से चेंज हुआ है ऑर्बिटल पीरियड का, 2 पावर 3/2 से, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यही पूछा ना उसने। देन डबलिंग द रेडियस विल चेंज द पीरियड बाय फैक्टर ऑफ, तो फैक्टर कितने से चेंज हो रहा है, 2 पावर 3/2 से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ो। 2 प्लैनेट्स जिनका रेडियस दिया हुआ है आर ए एंड आर बी रिवॉल्व अराउंड द सन। इफ आर ए इक्वल्स टू 4RB, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TA/TB, ठीक है। अब मान के चलते हैं हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। अब अगर हम TA के लिए लिखें तो TA स्क्वायर, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक हमारे पास कांस्टेंट आएगा, लेट्स से द कांस्टेंट इज K। तो ये हम यहां पर RA आ जाएगा, RA, क्योंकि TA के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, RA। TA टाइम पीरियड हो जाएगा प्लेनेट A का, और RA क्या है उसका, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम उसके सन से या उसके स्टार से, है ना। तो RA क्यूब हो गया। वैसे ही अगर हम TB के लिए लिखें, TB स्क्वायर इज इक्वल्स टू K टाइम्स RB क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, क्योंकि TA/TB तो चाहिए हमें, ठीक है। तो डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, TA/TB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब जब डिवाइड करोगे तो K से तो K कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा RA/RB होल क्यूब, ठीक है ना। अब यहां पर क्या बोला है, RA इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स RB, पुट कर दो फटाफट। तो यहां पर पुट करोगे तो यहां पर आ जाएगा 4 टाइम्स RB डिवाइडेड बाई
आर बी क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 पावर क्यूब बचेगा, है ना। और यहां से स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा के वहां ले जाओ, तो ये आ जाएगा टी ए बाई टी बी इज इक्वल्स टू 4 पावर 3/2। ठीक है, अब अगर 4 को और अच्छे से लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 2 स्क्वायर, है ना, और मल्टीप्लाई में पावर कितनी आ जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 क्यूब कितना होता है 8, तो सिंपल 8 आ गया, टी ए बाई टी बी इज 8। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अगर आपको लॉज पता है ना, अगर आपको लॉज पता है अच्छे तरीके से, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज 8 ईयर। मान के चलते हैं कि टाइम पीरियड लेट्स से टी ए है जो कि 8 ईयर्स है, ठीक है। व्हाट इज इट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन एयू। एयू क्या होती है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो होती है सन से लेके अर्थ की डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। जैसे सन से लेके अर्थ की डिस्टेंस जो है वो है 150 मिलियन किलोमीटर, उसी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। तो जितनी भी स्टार्स के डिस्टेंस हैं या तो वो लाइट ईयर में नापी जाती हैं, सॉरी वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही नापी जाती हैं, ठीक है। तो इफ द अर्थ डिस्टेंस इज 1 AU एंड इट्स पीरियड इज 1 ईयर, ठीक है। तो टी ए पूछा है हमसे, टी ए दिया हुआ है 8 और इसका क्या पूछा है एवरेज डिस्टेंस, तो मान के चलते हैं एवरेज डिस्टेंस इज आर ए जो कि हमें फाइंड करनी है, और हमें टी बी दिया हुआ है जो कि अर्थ का है। अर्थ का कितना दिया हुआ है टाइम पीरियड 1 ईयर, है ना, और डिस्टेंस कितनी दी हुई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1, ठीक है। तो वही सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, टी ए बाई टी बी होल स्क्वायर, यही किया था अपन ने पिछली बार, आर ए बाई आर बी होल क्यूब। फटाफट वैल्यूज डाल दो इसमें, और कुछ नहीं, है ना। अब वैल्यूज डालोगे तो टी ए बाई टी बी कितना आ जाएगा 8/1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ए बाई आर बी। निकालना क्या है आर ए, तो आर ए को ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, डिवाइडेड बाई आर बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये आर बी है, आर बी की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसका क्यूब हो गया, तो ये आ जाएगा कितना 8 पावर 2/3 इज इक्वल्स टू आर ए, ठीक है। अब अगर 8 को आप 2 की पावर में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 2 क्यूब, तो 2 क्यूब लिखोगे, है ना, और यहाँ पर 2 पावर 3 है, 2/3 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आर ए है, तो ये कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर, आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यही आंसर है। बताओ, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ प्लैनेट टेक्स 200 days टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। 200 days, तो टाइम पीरियड मान के चलते हैं टी ए दिया हुआ है 200, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल डिस्टेंस। मान के चलते हैं इनिशियली ये कितना था, इनिशियली डिस्टेंस थी आर ए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, रिड्यूस करे कितना कर दिया 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल डिस्टेंस, तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो हमें टी बी निकालना है बेसिकली। कब निकालना है, जब हमारा आर ए कितना हो जाएगा, आर ए बाई 4 हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो ना तो उसका डाटा आप लिखते जाओ, जब डाटा लिखते जाओगे ना तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अपन को वही सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, टी ए बाई टी बी वाला, टी ए बाई टी बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ए बाई आर बी होल क्यूब, ठीक है। अब यहां पर कुछ मत करो, बस वैल्यूज डालते जाओ फटाफट। ये 200 और टी बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है ही, ये टी बी स्क्वायर है, इस पूरे का होल स्क्वायर आर ए, और यहां पर क्या है आर ए बाई 4, तो आर ए है ही, आर बी क्या है आर ए बाई 4,
इसका क्या है पूरे का क्यूब। अब यहां पर अच्छे से लिख लो इसको, 200 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाई टी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ए से आर ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये कितना आ जाएगा 4 क्यूब, है ना। इसको वहां पर ले जाओ, अब वहां पर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू टी बी स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 25, है ना, 25 डेज। ठीक है, तो देखो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है अच्छे से फोकस करना है। आप इसको रिवाइज कर सकते हो, फिर से जाके देखो, है ना। जो थ्योरीज हैं, जो इसके लॉज हैं, आप उनको पढ़ो, अच्छे से समझो, है ना। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गए एक बार, जैसे मैंने आपको बताया है, आपको कुछ नहीं करना, बस सुनना है, आराम से समझ में आ जाएंगे। आप क्वेश्चन देख के ही कर पाओगे, देखते ही उसको बिल्कुल आराम से कर दोगे, ठीक है ना। ओके, सो डाउनलोड द सिस्टर क्लास ऐप। हमारा स्कैनर है, इसको आप स्कैन कीजिए, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे इंटरेक्टिव क्लासेस के लिए। और अगर आपको आईआईटी जेई नीट वगैरह की तैयारी करनी हो, फाउंडेशन की तैयारी करनी हो, बोर्ड्स की तैयारी करनी हो, या अपने स्कूल एग्जाम्स की तैयारी करनी हो, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने ऐप पे बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।